नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फाइनेंस फोलियो में। साथियों, जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो लिस्ट में हमें मेन बोर्ड आईपीओज के अलावा बहुत सारे एसएमई आईपीओज दिखाई देते हैं जिनका शायद पहले आपने कभी नाम नहीं सुना होगा और इनकी चर्चा भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे अभी यूनाइटेड हीट का आईपीओ आया, इनका रिव्यू बहुत कम लोग करते हैं। हम भी जनरली मेन बोर्ड आईपीओ का रिव्यू करते हैं। अगर हम इनके लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम 1 लाख का लॉट होता है, मतलब काफी बड़ा लॉट साइज होता है। आज हम अपने इस वीडियो में एसएमई आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके एसएमई आईपीओ से जुड़े हुए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एसएमई आईपीओ क्या होता है और ये मेन बोर्ड आईपीओ से कैसे अलग है। क्या हमें एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या रिस्क और बेनिफिट हो सकते हैं, इसमें अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है और हमें किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला सवाल है कि एसएमई आईपीओ क्या होता है। जैसा इसका नाम है एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसकी फुल फॉर्म भी है और इसका मतलब भी। साथियों, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, उनको इसके अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है। किसी भी स्टार्टअप को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है और ये फंड्स को जुटाना ही छोटे छोटे स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए सबसे कठिन काम है। बहुत सारे बैंक्स इनको लोन नहीं देते क्योंकि इनका डूबने का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि कुछ अच्छे और रेप्यूटेड एसएमईज को लोन मिल जाता है, लेकिन जनरली सबको नहीं मिलता। साथियों, किसी भी देश को उसकी प्रगति की राह पर ले जाने में इन छोटे छोटे स्टार्टअप्स और कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एसएमई किसी भी देश की बैकबोन होते हैं। ये रोजगार भी उत्पन्न करते हैं और इनमें से ही कुछ एसएमई आगे जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में तब्दील हो जाते हैं। तो इन छोटे छोटे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ने इनके फंड रेजिंग में सपोर्ट करने के लिए अलग अलग एक्सचेंजेस बनाए हैं, जैसे कि एनएसई इमर्ज, बीएसई एसएमई। वहां पर जाकर ये अपना आईपीओ ला सकते हैं और फंड रेज कर सकते हैं और इस फंड से अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। साथियों, आप देखते होंगे कि बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो मल्टीबैगर बनने का दमखम रखती हैं, लेकिन इनको फंड्स की जरूरत होती है। यही कंपनियां अपने आईपीओ लेके आती हैं और इन्हीं छोटे छोटे स्टार्टअप्स के आईपीओ को एसएमई आईपीओ कहा जाता है। लेकिन अब तक जितने एसएमई आईपीओ आए हैं उनमें से 20% ही सक्सेस हो पाए हैं। इनमें नॉर्मल यानी मेन बोर्ड आईपीओ की तुलना में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। साथियों, जनरली हम मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी वारे एनर्जी का आईपीओ आया था, बजाज फाइनेंस का आईपीओ आया था। इनका जो लॉट साइज होता है वो लगभग 13 से 15 हजार के बीच होता है। वहीं एसएमई आईपीओ का लॉट साइज लगभग 1 लाख या उससे ऊपर होता है। तो अगर हमें मिनिमम एक लॉट के लिए भी अप्लाई करना है तो 1 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगानी होगी। इस नजरिए से भी इसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा है। अगर किसी एसएमई को अपना आईपीओ लेके आना है तो इनको सेबी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। ये डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि एनएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म, बीएसई एसएमई। जबकि मेन बोर्ड आईपीओ को लाने के लिए सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है और सेबी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। साथियों, क्योंकि एसएमई आईपीओ को सेबी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इनको कम रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं तो इसमें चांसेस रहते हैं कि कोई फर्जी कंपनी भी आ सकती है और निवेशकों का पैसा गबन कर सकती है। अब साथियों, हम इस आईपीओ से जुड़े हुए कुछ और रिस्क के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला रिस्क तो इसमें यही हो गया कि हमें अगर एक लॉट भी अप्लाई करना है तो 1 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वहीं मेन बोर्ड आईपीओ में 13 से 15 हजार की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा रिस्क। आज तक लगभग 80% एसएमई कंपनियां ऐसी हैं जो अपने इशू प्राइस से कम पर ट्रेड कर रही हैं। नॉर्मली हम मार्केट में देखते हैं कि स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप, लेकिन एसएमई कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियों से भी साइज में छोटी होती हैं, तो इनमें रिस्क स्मॉल कैप कंपनियों की तुलना में भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो इनकी पब्लिक डोमेन में जानकारी अवेलेबल नहीं है। अगर आप इनके प्रमोटर्स से भी बात करना चाहेंगे तब भी आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये भी इसमें एक रिस्क है कि आप किसी ऐसे बिजनेस में निवेश कर रहे हैं जिसकी आपको पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके अलावा बड़ी कंपनियों की तुलना में इनके रेगुलेशंस में थोड़ा फर्क है। ये अपने रिजल्ट्स को हाफ ईयरली बेसिस पर पब्लिश कर सकते हैं, जबकि मेनलाइन वाली कंपनियों को क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को साझा करना होता है। तो अगर एसएमई कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ भी चल रही है, हो सकता है आपको 6 महीने बाद इसका पता चले। एसएमईज में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। हमें रेगुलर बेसिस पे पता नहीं चलता कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इन कंपनियों में निवेश के बेनिफिट की बात करें तो इनमें से ही कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं 15 से 20% जो मल्टीबैगर हो जाती हैं, जो आगे चढ़ के बहुत बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। तो अगर आपने इन कंपनियों में सही समय पर निवेश किया तो ये कंपनियां आपकी वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा सकती हैं। कुल मिलाकर इनमें रिटर्न का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो साथियों, अब तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इसके बारे में। तो अब फाइनल सवाल आता है कि इनमें अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है और किस कैटेगरी में हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो साथियों, जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में कैटेगरी होती है रिटेल कैटेगरी, एचएनआई में भी 2 कैटेगरी होती है, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई के लिए लगभग 5% कोटा रिजर्व रहता है, बिग एचएनआई के लिए लगभग 10% और रिटेलर्स के लिए अच्छे आईपीओ में, यानी जिन कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में लॉस दर्ज नहीं किया है, ऐसी कंपनियों में 35% कोटा
कोटा रिजर्व होता है। तो अगर हम मेन बोर्ड आईपीओ में अलॉटमेंट की बात करें तो अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो तीनों ही कैटेगरी में, चाहे फिर वो रिटेल हो या फिर स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जो अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी बेसिस पर होता है। एसएमई आईपीओज के अलॉटमेंट प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ बिग और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी नहीं होती है, यहाँ केवल एचएनआई कैटेगरी होती है। अगर आपने 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगाई तो आप रिटेल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाई तो आप एचएनआई कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में आप इसमें केवल एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉट इसका लगभग 1 लाख से ज्यादा का होता है। अगर आपने एक लॉट से ज्यादा अप्लाई किया तो 2 लाख से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी और आप एचएनआई कैटेगरी में फॉल करेंगे। एसएमई आईपीओज में रिटेल कैटेगरी का अलॉटमेंट ठीक वैसे ही होता है जैसे मेन बोर्ड आईपीओज का होता है। अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन एचएनआई कैटेगरी यहाँ मेन बोर्ड आईपीओ से थोड़ी डिफरेंट है। एसएमई आईपीओ की एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो, जबकि मेन बोर्ड आईपीओज में लॉटरी सिस्टम से ही अलॉटमेंट होता है। तो अगर आप एसएमई आईपीओ की एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाहिए। जितने ज्यादा लॉट आप अप्लाई करेंगे उतना ही आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। लास्ट में साथियों मैं आपसे कहूंगा कि इन आईपीओज में अप्लाई करने से पहले पूरी रिसर्च कर लें, क्योंकि इसमें मार्केट रेगुलेटर से भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेन बोर्ड आईपीओज का अलॉटमेंट कैसे होता है, कैसे इसमें अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या वो ट्रिक्स हैं, तो इन सब के डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर फाइनेंस और मार्केट की जानकारी, कौन सा आईपीओ आने वाला है, शेयर होल्डर कोटा है या नहीं, ग्रे मार्केट में इसकी कैसी हलचल है, इन सब चीजों की जानकारी मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से रेगुलरली साझा करता रहता हूं। अगर आप भी करंट जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।